दोस्तों, आज मैं आपके लिए मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित कहानी गुप्त धन का भाग 1 लेके आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ। गुप्त धन भाग 1। बाबू हरिदास का ईंटों का पजाबा शहर से मिला हुआ था। आसपास के देहातों से सैकड़ों स्त्री पुरुष लड़के नित्य आते और पजाबे से ईंटें सिर पर रखकर ऊपर कतारों से सजाते। एक आदमी पजाबे के पास एक टोकरी में कौड़ियाँ लिए बैठा रहता था। मजदूरों की ईंटों की संख्या के हिसाब से कौड़ियाँ बांटता था। ईंटें जितनी ही ज़्यादा होती उतनी ही ज़्यादा कौड़ियाँ मिलती। इस लोभ से बहुत से मजदूर बूते से बाहर काम करते। वृद्धों और बालकों को ईंटों के बोझ से अकड़ी देखना बहुत करुणाजनक दृश्य था। कभी कभी बाबू हरिदास स्वयं आकर कौड़ी वाले के पास बैठ जाते और ईंटें लादने को प्रोत्साहित करते। यह दृश्य तब और भी दारुण हो जाता जब ईंटों की कोई साधारण आवश्यकता आ पड़ती। उसमें मजूरी दूनी करती जाती और मजदूर लोग अपनी सामर्थ्य से दूनी ईंटें लेकर चलते। एक पग उठाना कठिन हो जाता। उन्हें सिर से पैर तक पसीने से डूबे पजाबे की राख चढ़ाई ईंटों का एक पहाड़ सिर पर रखे बोझ से दबे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो लाभ का भूत उन्हें जमीन पर पटक कर उसके सिर पर सवार हो गया है। सबसे करुण दशा एक छोटे से लड़के की थी जो सदैव अपनी अवस्था के लड़कों से दुगनी ईंटें उठाता और सारे दिन कठिन परिश्रम और धैर्य के साथ अपने काम में लगा रहता। उसके मुख पर दीनता छाई रहती थी। उसका शरीर बहुत दुर्बल था और उसे देखकर दया आ जाती थी। और लड़के बनिए की दुकान से गुड़ लाकर खाते। कोई सड़क पर जाने वाले इक्कों और हवा गाड़ियों के बाहर देखता और कोई व्यक्तिगत संग्राम में अपनी जिह्वा और बाहू की जौहर को दिखाता। लेकिन इस गरीब लड़के को अपने काम से काम था। उसमें लड़कपन की न चंचलता थी, न शरारत, न खिलाड़ीपन। यहाँ तक कि उसके होठों पर कभी मुस्कान न आती थी। बाबू हरिदास को उसकी दशा पर दया आती। कभी कभी कौड़ी वाले को इशारा करते कि उसे हिसाब से अधिक कौड़ियाँ दे दो। कभी कभी उसे कुछ खाने को दे देते। एक दिन उन्होंने इस लड़के को बुलाकर अपने पास बिठाया और उसका समाचार पूछने लगे। ज्ञात हुआ कि उसका घर पास ही के गांव में है। घर में एक वृद्ध माता के सिवाय और कोई उसका नहीं है और वह भी एक पुराने रोग से ग्रस्त रहती है। घर का सारा भार इसी लड़के के सिर पर था। कोई उसे रोटियां बनाकर देने वाला भी न था। शाम को जाता तो अपने हाथों से रोटियां बनाता और अपनी माँ को खिलाता था। जाति का ठाकुर था। किसी समय उसका कुल धन धान्य संपन्न था। लेन देन होता था और शक्कर का कारखाना चलता था। कुछ जमीन भी थी, किंतु भाइयों की स्पर्धा और विद्वेष ने उसे इतनी दीनावस्था को पहुंचा दिया कि अब रोटियों के लाले थे। लड़के का नाम था मगन सिंह। हरिदास ने पूछा, गांव वाले तुम्हारी कुछ मदद नहीं करते? मगन बोलता है, वाह, उनका बस चले तो मुझे मार ही डालें। सब समझते हैं कि मेरे घर में रुपये गड़े हैं। हरिदास ने उत्सुकता से पूछा, पुराना घराना है क्या? कुछ ना कुछ तो होगा ही। तुम्हारी माँ ने इस विषय में तुम्हें कुछ बताया नहीं? मगन कहता है, बाबूजी, एक पैसा भी नहीं। रुपये होते तो अम्मा इतनी तकलीफ क्यों उठाती? बाबू हरिदास मगन सिंह से इतने प्रसन्न हुए कि मजदूरों की श्रेणी से उठाकर अपने नौकरों में रख लिया। उसे कौड़ियाँ बांटने का काम दिया और पजामे में
मुंशी जी को ताकीद कर दी कि उसे कुछ पढ़ना लिखना सिखाए। अनाथ के भाग्य जाग उठे। मगन सिंह बड़ा कर्तव्यशील और चतुर लड़का था। उसे कभी देर न होती, कभी नागा न होता। थोड़े ही दिनों में उसने बाबू साहब का विश्वास प्राप्त कर लिया। लिखने पढ़ने में भी कुशल हो गया। बरसात के दिन थे। पजामे में पानी भरा हुआ था। कारोबार बंद था। मगन सिंह 3 दिनों से गैरहाजिर था। हरिदास को चिंता हुई। क्या बात है, कहीं बीमार तो नहीं हो गया, कोई दुर्घटना तो ना हो गई। कई आदमियों से पूछताछ की पर कुछ पता ही न चला। चौथे दिन पूछते पूछते मगन सिंह के घर पहुँचे। घर क्या था, पुरानी समृद्धि का ध्वंसावशेष मात्र था। उनकी आवाज़ सुनते ही मगन सिंह बाहर निकल आया। हरिदास ने पूछा, कई दिन से आए क्यों नहीं, माता का क्या हाल है? मगन सिंह ने अवरुद्ध कंठ से उत्तर दिया, अम्मा आजकल बहुत बीमार है, कहती है अब न बचूंगी। कई बार आपको बुलाने के लिए मुझसे कह चुकी है, पर मैं संकोच के मारे आपके पास न आता था। अब आप सौभाग्य से आ ही गई हैं तो जरा चलकर उन्हें देख लीजिए, उसकी लालसा भी पूरी हो जाए उसकी लालसा भी पूरी हो जाए। हरिदास भीतर गई। सारा घर भौतिक निस्तारता का परिचायक था। सुर्खी, कंकड़, ईंटों के ढेर चारों ओर पड़े हुए थे। विनाश का प्रत्यक्ष स्वरूप था। केवल 2 कोठरियाँ गुजर करने लायक थी। मगन सिंह ने एक कोठरी की ओर इशारा करके बताया। हरिदास भीतर गई तो देखा कि वृद्धा एक सड़े हुए काठ के टुकड़े पर पड़ी कराह रही थी। उनकी आहट पाते ही आंखें खोली और अनुमान से पहचान गई। बोली, आप आ गए, बड़ी दया की, आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी। मेरे अनाथ बालक के नाथ अब आप ही हैं। जैसे आपने अब तक उसकी रक्षा की है, वह निगाह उस पर सदैव बनाए रखिएगा। मेरी विपत्ति के दिन पूरे हो गए। इस मिट्टी को पार लगा दीजिएगा। एक दिन घर में लक्ष्मी का वास था। दिन आए तो उन्होंने भी आंखें फेर ली। पुरखों ने इसी दिन के लिए उस थाती धरती माता को सौंप दी थी। उसका मगन के पिता ने उसका बीजक बड़े यत्न से रखा था, पर बहुत दिनों से उसका कहीं पता ही न लगता था। मगन के पिता ने बहुत खोजा पर पा न सके, नहीं तो हमारी दशा इतनी दीन न होती। आज 3 दिन हुए मुझे वह बीजक आप रद्दी के कागजों में मिल गया। तब से उसे छिपा कर रखे हुए हूँ। मगन बाहर है। मेरे सिरहाने जो संदूक रखी है उसी में वह बीजक है। उसमें सब बातें लिखी हैं। उसी से ठिकाने का पता चलेगा। अवसर मिले तो वह खुदवा डालिएगा, मगन को दे दीजिएगा। यही कहने के लिए आपको बार बार बुलवाती थी। आपके सिवा मुझे किसी और पर विश्वास ही न था। संसार का सारा विश्वास उठ गया है। संसार से धर्म भटक गया है। किसकी नियत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आजकल के लिए बस इतना ही। कहानी आगे कौन सी नई मोड़ पर जाएगी, सुनेंगे गुप्त धन भाग 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।